हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो 4th चैप्टर है जलवायु। क्या है? जलवायु। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे कि जलवायु है क्या। सबसे पहला टॉपिक ये है इसमें क्वेश्चन की जलवायु क्या है। तो मौसम में आए परिवर्तन को, एक वर्ष में मौसम में आए या फिर वायु में आए परिवर्तन को हम लोग जलवायु कहते हैं। वायु में आए परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर पर नज़र डालते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, अफवाह के बारे में पढ़ा है। एक हम लोग का चैप्टर था ना अफवाह, ठीक है। तो अफवाह और स्थलकृति, स्थलकृति का मतलब होता है कि भारत में किस प्रकार का स्थल पाया जाता है, पहाड़ी, पठारी, ये वो जितने भी प्रकार के हैं वो पाए जाते हैं। तो हमने 2 में पढ़ चुका, 2 अध्याय में। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही है। अगर किसी क्षेत्र को समझना है, ठीक है, वहाँ के मौसम परिवर्तन को समझना है, तो उसमें से 2 तत्वों को हम लोग 3 मूल तत्व हैं, जिसमें से 2 तत्व हैं अफवाह और स्थलकृति। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अवस्था का मतलब होता है जलवायु, जो हमारे वायुमंडल में स्थित है। हम दिसंबर में यूनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम लोग दिसंबर में यूनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? अथवा मई का महीना गर्म एवं सुविधाजनक क्यों होता है? या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके आप जान सकते हैं। अगर आपको जानना है कि गर्मी क्यों पड़ता है, ठंडा क्यों पड़ता है, मौसम बरसात का क्यों आता है, तो ये सब आपको जलवायु चैप्टर पढ़ के ही, आपको अध्ययन करके ही जानकारी मिल सकती है। तो आइए देखते हैं। इसमें एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का विविधताओं का एक कुल योग जलवायु है। एक विशाल क्षेत्र का बहुत बड़े मैदान या फिर बहुत बड़े क्षेत्र में आए 30 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन दिखता है, ठीक है, मौसम की अवस्थाओं का, विविधताओं का कुल योग की जो हमें दिखता है, मौसम में परिवर्तन जो दिखता है, उससे हम लोग जान सकते हैं। मौसम का विशेष समय में एक क्षेत्र का वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र का वायुमंडल की अवस्था को बताता है। एक समय में एक स्थान का, उस जगह का वायुमंडल में क्या परिवर्तन आया है, उसे वो बतलाता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ये जितने भी है, तापमान है, वायुमंडल दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षा एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदल जाती है। आपने खास करके सावन के दिनों में जब पानी की वर्षा का मौसम होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सुबह धूप है तो 12 बजे थोड़ा सा बादल और शाम को पानी। तो ये परिवर्तन एक दिन में बहुत बार परिवर्तन हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। लेकिन फिर भी वो होने के बावजूद भी कुछ सप्ताह तक, महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। वायुमंडलीय अवस्था का मतलब होता है हमारे जो आसपास उपलब्ध जो वायु है, इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ये एक सप्ताह तक बनी रहती है। जैसे दिन गर्मी या ठंडे का, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। ये सब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दिन में गर्म या ठंडे हो सकते हैं, हवादार शांत हो सकता है, आसमान बदल सकते हैं, ठीक, घिर सकते हैं बादलों से। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष में ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में अवैध किया गया है। महीनों के औसत वायुमंडल का मतलब होता है जितना वायुमंडल हमारे महीने में, जैसे एक औसत होता है, एक मान, जैसे मान सकते हैं कि मान होता है, ठीक है। अवस्था के आधार पर कई वर्षों, ग्रीष्म की वर्षा में ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। कई भागों में उसे बांटा जा सकता है। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व जो है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेश, मतलब यहाँ पे किस प्रकार जलवायु है, इस प्रदेश में किस प्रकार जलवायु है, दूसरे प्रदेश में किस प्रकार जलवायु है, तो उसके आधार पर बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? आपको ये पता है कि भारत का जलवायु जो है सो कैसा है तथा ऐसा क्यों है, और है तब क्यों है वैसा? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और यही के बारे में हम लोग इस अध्याय में आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों मैंने कुछ टॉपिक दिया हुआ है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम, मौसम से, ठीक है।
फिर दूसरा पॉइंट है मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार, ऋतु मतलब हवा जो चलता है ना, मौसम, उसके अनुसार जो परिवर्तन दिखता है वही हुआ। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत को जलवायु क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में इस प्रकार की जो जलवायु है, एशिया महाद्वीप में जो जलवायु पाया जाता है ये मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। किधर पाया जाता है? दक्षिण में, दक्षिण या पूर्व में, बीचों बीच पाया जाता है। समानता प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूप होते हुए देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। एक समान होने के बावजूद भी हमारे देश में जलवायु में बहुत भिन्नता पाई जाती है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। हम इसमें ये देखेंगे कि इस स्थान पर अगर गर्मी है तो दूसरे स्थान पर ठंडा कैसे पाया जाता है, इसमें कैसे बदलाव हो सकता है, इसमें कैसे दूसरे मौसम में भिन्नता हो सकती है, ये सब पढ़ेंगे। गर्मियों में राजस्थान और मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्मी के दिनों में जो राजस्थान का जो जगह है वहाँ पे दिन में 50 डिग्री चल जाता है, पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी। जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45, मतलब कि दिन में 20 डिग्री है धूप, ठीक है, और रात में -45 डिग्री हो सकता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब देखिए कुछ दिया हुआ जानकारी। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे दिन और रात में जो तापमान देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अंतर। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। थार में दिन में 50 डिग्री जा सकता है, रात में 15 डिग्री पर आ सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। और दूसरी ओर देखा जाए तो केरल में अंडमान निकोबार जो केरल और अंडमान निकोबार जो द्वीप है और केरल जो राज्य है उसमें तापमान एक समान ही रहता है, क्योंकि गर्मी है गर्मी ही। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। अब ध्यान देंगे हम लोग वर्षण मतलब वर्षा की ओर, ठीक है। वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि उसी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भिन्नता होती है। वर्षण के रूप तथा प्रकार में, ये दोनों के अलावा भी उसमें भिन्नता पाया जाता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। हिमालय में हिम के रूप में, हिम मतलब बर्फ के रूप में, ठीक, ओला के रूप में वर्षा होता है। और इधर किस तरह होता है? वर्षा के रूप में, जिस तरह नॉर्मली वर्षा होता है। वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम होती है। मतलब कि वर्षण जो है, वार्षिक वर्षण जो है उसमें भिन्नता मेघालय में 400 इतना देखा जाता है सेंटीमीटर सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस सेंटीमीटर, लेकर से लद्दाख में पश्चिम में 10 से इतना तक देखा जाता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। देश के जो अधिकतर भाग है, भारत देश में जो अधिकतर भाग है उसमें जून से सितंबर के बीच में, अभी जो सावन का दिन जिसे कहा जाता है, उन दिनों में होती है वर्षा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तमिलनाडु का तट देखा जाए तो वहाँ पे अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर में। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र में तापमान में अंतर कम होता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो तटीय क्षेत्रों में उसका तापमान क्या होता है? कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी एवं ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। देश के अंदर का जो भाग है उसमें मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर दिखाई को मिलता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तर में अगर देखा जाए तो उसमें उत्तर मैदान में वर्षा की जो मात्रा है उसमें सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है। ये भिन्नता लोगों के जीवन में भिन्नता लाती है, और यही जो घटाव और बढ़ाव जो होता है इसमें लोगों के रहन सहन में, जीवन में विभिन्नता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। जो उसके भोजन में, खान पान में दिखता है या फिर घरों में रहने सहन का दिखता है। इसमें पॉइंट है, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? क्वेश्चन है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं
मैंगलोर में ढाल वाली छतों क्यों होती है? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभे पर क्यों बने होते हैं? ये सब सारे क्वेश्चन है, आप लोगों को पता करना है। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक है जलवायु नियंत्रण। क्या है? जलवायु नियंत्रण। ठीक है, तो आइए देखते हैं जलवायु नियंत्रण क्या है। सो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने का 6 प्रमुख कारक है। अगर किसी क्षेत्र का जलवायु नियंत्रण करना है तो उसके 6 प्रमुख कारण में से है अक्षांश, तुंगात ऊंचाई जो है, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र में दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्च लक्षण। ये सारे इसके क्या है? कारक है। अब देखिए आते हैं पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त और सूर्य की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी की गोलाई, पृथ्वी जो गोल है, ठीक है, उसके कारण इसे प्राप्त ऊर्जा, जितना ऊर्जा इसको चाहिए उतना ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग होती है। उसके अनुसार अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त में ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। और इसमें अगर देखा जाए परिणाम स्वरूप इसका जो परिणाम निकलता है उसमें क्या होता है? तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी सतह एक ग्राउंड लेवल से जब ऊपर की ओर जाता है तो वायुमंडल में सघनता कम हो जाती है और उसमें क्या होता है? सघनता कम पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो उसमें घनता कम पाई जाती है, तापमान घट जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु वहाँ पे नहीं मिलता है, तापमान उसमें क्या होता है? कमी आ जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती है और गर्मी के समय में पहाड़ी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। किसी क्षेत्र में वायु का दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। किसी भी जगह का वायु दाब तथा पवन तंत्र उस स्थान का अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करता है, कितना ऊंचाई पे वो स्थित है उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार के यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए ताप एवं वर्षण तो उसमें क्या होता है? बदलाव देखने को मिलता है, वितरण देखने को मिलता है। समुद्र का जलवायु पर सरकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जो जलवायु है उस पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र में दूरी बढ़ती है या प्रभाव कम हो जाता है। जैसे समुद्र में जब ज्यादा दूरी बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है? कम पाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। जाता है एवं लोग विश्व मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं और इसमें जो परिवर्तन देखने को होता है उसको लोग महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। जब केरल कर्नाटक में आप उस क्षेत्र में अगर रहते हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रकार वहाँ पे जो है सो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठंडा में ठंडा, गर्मी में गर्मी, ये सब सारे परिवर्तन देखने को मौसम में मिलता है। इसे कहते हैं महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती है। और महासागरीय क्षेत्र में जहाँ पर बहुत बड़े में क्षेत्र में सागर, महासागर, इससे आप लोगों को पता होगा जो समुद्र है, ठीक है, उस तट की ओर चलने वाली हवाओं तट से जलवायु प्रभावित करती है। और वहाँ के किनारे चलता है हवा, वो किसको प्रभावित करता है? जलवायु को। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। और अगर कोई भी तट, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम माने कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी धाराएं चलती है, जलधाराएं का मतलब होता है जल वहां से बहती है, नदियां बहती है, वहाँ वायु की दिशा समुद्र तट की ओर हो तब वह गर्म या ठंडा हो सकता है। और उसका वायु दिशा जो है, वायु दिशा मतलब वायु को बहना जो दिशा है वो अगर समुद्र की ओर हो तो वहाँ पे क्या होता है? ठंडा हवाएं चलती है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण
कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्या स्थित है। ठीक है, ये पूछा आप लोग क्वेश्चन, क्यों स्थित है सो बताना है। अतः मैं अंत में किसी स्थान जलवायु को निर्धारित करने में उच्चवच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत में क्या है, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चवच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ऊंचे पर्वत, जो ज़्यादा बड़ा पर्वत होता है वह क्या करता है, गर्म वायु को ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, वह हवाओं को रोक लेता है। आदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यदि अगर ऊंचाई इसका वर्षा लेने वाली वायु के रास्ते में रोकने की क्षमता हो, अगर वर्षा जो होता है, ठीक है, तो हिमालय इधर से जब दक्षिणी तरफ से जब हवाएं चलती है समुद्र से, तो जाकर हिमालय पर्वत के साइड में जाके जमा होता है बादल, वहां से टकरा के फिर इधर वर्षा होती है। तो यही इसमें दिया वो क्षेत्र में वर्षा के कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, और पर्वत का जो पवनमुख ढाल होता है वो क्या होता है, सूखा होता है। अब पढ़ना हम लोग को भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु है उसे कौन कौन प्रभावित करता है, उसमें क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। कर्कवृत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व की मिजोरम की से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत से दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसका जो कर्क रेखा जो स्थित है हमारे देश में जो कर्क रेखा गुजरती है वह कहाँ से, पश्चिम के कच्छ से रन से लेकर पूर्व से मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत दक्षिण में स्थित है, और देश का आधा भाग कर्क रेखा जो गुजरी है उस पर स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, और कर्कवृत के उत्तर में जो स्थित जो शेष भाग बचा हुआ वो क्या है, वो उपोष्ण कटिबंधीय का एक उदाहरण है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषताएं उपस्थित है, और ये दोनों का विशेषता इसलिए उपलब्ध है क्योंकि कर्क रेखा के कारण ये पॉसिबल है। अब है ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई। भारत में उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। मतलब भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है, और इसका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इसका जो औसत ऊंचाई जो है, लंबा जो ऊपर की ओर है, वो कितना है, 6000 है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। इसका तटीय क्षेत्र जो है वो भी बहुत बड़ा है, जहाँ अधिकतर ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अधिकतर वहाँ का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया की आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, और ये क्या करता है, जो महाद्वीप में प्रवेश करने, हवाओं को प्रवेश करने से क्या करता है, उसको रोकता है, स्थगित करता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है सो ठंडा कम पड़ता है। अब पढ़ना हम लोग को वायु दाब एवं पवन। वायु दाब एवं पवन। पवन मतलब हवा, वायु दाब मतलब हवाओं का जो भारी हवा के कारण वो नीचे की ओर रहता है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडल अवस्थाओं में संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवने। 3 टॉपिक है, वायु दाब एवं धरातलीय पवने, ऊपरी वायु और परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में के क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय दाब, उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। और ये किससे उत्पन्न होता है, उत्तरी गोलार्ध जो हमारा जो देश स्थित है जहाँ पर, वह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कहाँ बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेप होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। और कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस एक बल है जिसके कारण क्या होता है, दाहिनी विक्षेप होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र में बहती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी को मात्रा बहुत कम होती है, और इस जो पवन जो चलता है इसमें नमी की मात्रा बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये स्थानीय भागों पर उत्पन्न होती है। क्यों, ये जो है सो छोटे स्थानीय भाग में उत्पन्न होता है, ना कि समुद्र से आता है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम होती है। और क्या होता है, वर्षा कम होता है पवन के द्वारा।
इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, और यही कारण अगर ये सब बहता है तो भारत को कैसा होना चाहिए, शुष्क क्षेत्र, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। देखिए आपका दिया हुआ कॉर्लियालिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कॉर्लियालिस बल कहा जाता है, समझे। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षेपित हो सकती है। इसे फेरल या नियम भी कहा जाता है, फेरल का नियम भी कहा जाता है। देखिए भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। भारत का उच्च दाब एवं पवन तंत्र जो है अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में क्या है? हिमालय के उत्तर में उच्च दाब। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र ऊपर बहती है, और इस क्षेत्र में क्या होता है? शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में ऊपर की ओर बहती है। इसमें क्षेत्र में नीचे की ओर बहती है और महासागरीय बल में ऊपर की ओर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब एवं क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी के दिनों में क्या होता है? आंतरिक एशिया का जो बल है, जो एशिया महाद्वीप के अंदर का जो वायु का जो बल है, ठीक है, उसे उत्तर पूर्वी भारत में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उससे एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जहाँ पे निम्न दाब हवाओं का निम्न दाब पाया जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, और यही कारण है कि गर्मी के समय में वायु का जो वजन है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्व हिस्से में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी की ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। और अगर देखा जाए एक तरह से तो इसमें जो मौसम में जो हवाओं का जो बहना है वो दक्षिण में स्थित हिंद महासागर दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर स्थित हवाएं जो चलती है वो सागर महासागरों से ही होकर आती है, ठीक है। तो उसमें जो उच्च दाब जो होता है हवाओं का, जो जब हवाओं में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें दाब बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैसे दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दक्षिणी की ओर मुड़ जाती है। और आपका एक फिगर दिया हुआ है इसमें, देखिए ये है आपका इधर अरब सागर, ठीक है, और यहाँ हिंद महासागर है। तो इधर से जब दाब इधर से वायु चलती है तो इधर जाके टकराती है और इधर फिर घूम के वहाँ पे वर्षण होती है। तो यही कारण है दाहिनी ओर उपमहाद्वीपीय पर निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है, और इस हवा को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पवन के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोश महासागरों में ऊपर की ओर बहती है और नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। और यही हवाएं जब समुद्र के रास्ते से होकर जब आती है हमारे ओर, तो यहाँ पर हिमालय से टकरा के ये एक बादल का फॉर्म लेती है, बादल में रूप में पानी इकट्ठा होती है और फिर ये यही हमारे क्षेत्र में वर्षा का रूप लेती है, पानी का रूप लेती है और वर्षा होती है। अब टॉपिक है ऋतुएं। ऋतुएं मतलब होता है कि कितने प्रकार का मौसम हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसे आता है वर्षा का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, ठंडा का मौसम आता है। तो ये जो ऋतुएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानसूनी जलवायु की विशेषता एवं विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है जो हर मौसम के अनुसार जिसका जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। की विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप दे होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु, अगर यहाँ पर गर्मी है तो किसी और राज्य में ठंडा है, तो इसी के कारण मौसम में अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। विशेषकर देश के दक्षिण आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। और अगर ज़्यादातर देखा जाए तो देश के अंदर भागों में ही, अगर जम्मू कश्मीर में ठंड है तो आप तमिलनाडु चलिए, उधर थोड़ा गर्म शुष्क हवाएं मिलती है तो गर्म है उधर। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। तटीय क्षेत्र जो होता है, समुद्र का किनारा जो होता है, वहाँ पर तापमान में ज़्यादा भिन्नता नहीं पाया जाता। अद्यपि यहाँ वर्ष में प्रारूप में भिन्नता होती है और यहाँ पे पूरे साल में कभी कभी भिन्नता पाई जाती है। अद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कितने प्रकार की ऋतु
आते हैं, पूरे साल में कितने प्रकार के ऋतु का देखने को आपको अवसर मिलता है वो बताइए। भारत में मुख्य 4 ऋतुओं में पहचाना जा सकता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं कुछ क्षेत्रीय विविधताओं साथ मानसून के आगमन का वापसी काल। ठीक है, जब मानसून का वापसी होता है, जब मानसून फिर लौटता है तो फिर वर्षा एक बार हो जाता है, क्योंकि बादल में पानी मात्रा ज़्यादा बढ़ा रहता है। अब शीत ऋतु क्या है? शीत ऋतु जो ठंडे के दिनों में, उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर से लेकर फरवरी के बीच माह का जो है वो उसमें क्या है, ठंडा होती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर में जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। और भारत का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, इधर हिमालय है, उधर से ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तापमान दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ने का घटता है, और जब उधर उत्तर जो दिशा है उधर का जो तापमान है उसमें क्या है, घटने का जो क्रमशः देखने को मिलता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच है। और पूर्वी तट पर जो चेन्नई है, ठीक है, वहाँ का औसत तापमान देखने को मिलता है वो 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच रहता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच में होता है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर यही सेल्सियस को देखें तो 10 से 15 होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी। उत्तर में तुषारात पात एवं सामान्यतः इस तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमपात का मतलब होता है बर्फ़ का जो ओला जो गिरता है, बर्फ़ का जो बारिश होता है उसे हिमपात कहते हैं। ठीक है, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। और यही ऋतु में क्या होता है, देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक में पवनें प्रभावित होती है। प्रभावित का मतलब होता है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये जो भूमि है, भूमि से समुद्र की ओर बहती है, मतलब इसलिए देश में अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। और यही कारण है कि देश में अधिकतर जो भाग है वहाँ पे शुष्क मौसम मिलता है। इन पानी के कारण शुष्क मौसम पाया जाता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। और यही कारण से कुछ वर्षा जो होता है तमिलनाडु के तट पर होता है, तमिलनाडु तरफ से ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। और वहाँ पे क्या होता है, समुद्र से जब हवाएं, क्या बताएं मैंने कि समुद्र से जो हवाएं आती है वो होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ वर्षा होता है लौटते समय। देश के उत्तरी भाग में यह कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और देश का जो उत्तरी भाग है उसमें यह कमज़ोर, मतलब बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसमें पानी का मात्रा नहीं होता, सिर्फ गर्म हवाएं चलती है। इनमें हल्की पवनें क्षेत्र में बाहर की ओर प्रभावित होती है। और इसमें हल्का सा हवाएं चलती है और क्षेत्र के बाहर यह प्रभावित देखने को मिलता है। उच्चवत से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में गंगा घाटी में बहती है। और इससे प्रभावित होकर इससे नुकसान होकर ये क्या होता है, उत्तर पश्चिमी में गंगा नदी घाट में बहती है, गंगा नदी घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें थिलथिला तथा परिवर्तन होती है। और इसमें क्या होता है, मौसम पूरा साफ होता है, क्लियर होता है। ठीक है, और तापमान में भी देखा जाता है, आर्द्रता देखा जाता है, पाया जाता है, या पवनें थिलता पाई जाती है, परिवर्तन होता है उसमें। और क्या है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवर्ती विक्षोभ का अंतर्वाहिक विशेष लक्षण है। और शीत ऋतु में क्या है, उत्तरी मैदान जो हम लोग जहाँ रहते हैं ये उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है। इसमें पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम में चक्रवर्ती विक्षोभ अंतर्गत विशेष लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया में के ऊपर उत्पन्न होती है। और ये कहाँ उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर में, ठीक है, और पश्चिम एशिया में, तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। और किसके साथ करती है, पश्चिमी पवन, पश्चिम से जो दिशा से जो हवाएं चलती है उसी से यह आगमन होता है इसका। इसके कारण शीतकाल में मैदानों को वर्षा होती है। और यही कारण है कि शीतकाल में मैदान में वर्षा होती है तथा पर्वतों में हिमपात, जिनकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और जिस समय उसका आवश्यकता ज़्यादा होता है उसमें हिमपात भी ज़्यादा होता है। अद्यापि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावाट कहा जाता है, और जो शीतकाल में जो वर्षा होता है उसे स्थानीय तौर पर, एक निजी तौर पर महावाट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है और इसका जो मात्रा है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जो रबी फसल लगाया जाता है ठंडों के दिनों में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों प्रभावित होकर कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान बराबर परिवर्तन होता है। और प्रायद्वीपीय भागों में अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन पवनीय प्रभाव के कारण, हवाओं के कारण
हवा के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम लोग को पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में आप लोग को पता ही है कि गर्मी के दिनों में हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती है, जिसके वजह से यहाँ कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो झारखंड का पठारी क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो बिहार का, या फिर कोई भी क्षेत्र हो, गर्मी के दिनों में वहाँ पे पानी वर्षा नहीं होता, क्योंकि हवाओं में पानी का मात्रा बहुत ही कम पाया जाता है। इसीलिए अब हम लोग को पढ़ना है कि वर्षा ऋतु का, मानसून का आगमन, वर्षा ऋतु का आगमन कैसे होता है, भारत में प्रवेश कैसे होता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र होती है। जून समय, जब जून स्टार्टिंग होता है, जून का मंथ जब महीना स्टार्ट होता है, तब मैदानों में निम्न दाब अवस्था तीव्र हो जाती है। मैदान में जो दाब है, ठीक है, उसमें उसकी अवस्था में बहुत ही तेजी हो जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक परिवहनों को आकर्षित करता है। और यह क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है उसे प्रभावित करता है। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। और कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ इसका निर्माण होता है, कहाँ पे ये स्टार्टिंग होता है, तो दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, और ये पवनें कहाँ से गुजरती है, गर्म महासागर से ऊपर होकर गुजरती है। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप से बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। और यही कारण है कि ये जो हवाएं जो घूम कर आती है, महाद्वीप से जो बह कर आती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी लाता है, पानी लाता है हवाओं में। ये पवनें तीव्र होती है, बहुत तेज़ होता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा औसत वेग से चलती है। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये हवाएं चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। और यही कारण है कि सुदूर जो उत्तरी पूर्वी भाग जो है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग जो है उसको छोड़कर मानसूनी पवनें देश में विशेष भाग लगभग 1 महीने तक पहुंच जाती है। और इसमें जो देश में जब वो प्रवेश करती है तो 1 महीने तक वह रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्गत यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित होता है, कर देता है। और दक्षिण पश्चिमी का जो मानसून है, ठीक है, वह भारत में अंतर्वाह में मौसम में परिवर्तन कर देता है, बहुत ज़्यादा बदलाव कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट में पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ढक्कन का, पठार का, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है, ठीक है, उसको प्रभावित करने के कारण। अद्यापि ये क्षेत्र विशिष्ट छाया क्षेत्र आते हैं। और एक कौन सा क्षेत्र आता है, विशिष्ट छाया क्षेत्र, ठीक है। इस मौसम की आपका मैप दिया हुआ, मैप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा क्षेत्र उत्तर पूर्वी भागों में होती है। और ये मौसम में अधिकतर जो इसका पानी गिरता है वो कहाँ से होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है। खासी पहाड़ी से दक्षिण श्रृंखला की स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। और ये जो क्षेत्र दक्षिणी श्रृंखला जो क्षेत्र है, खासी पहाड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है। गंगा के घाट में पूर्वी क्षेत्र की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और गंगा का घाट जो है उत्तर पूर्वी पश्चिमी की ओर जो है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होता है, घटता चला जाता है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान में आपको पता है मरुस्थल है, जिस कारण वहाँ पे वर्षा, पेड़ पौधे नहीं है, इसी कारण वहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है। मानसून से संबंधित यह अन्य परिघटना वर्षा में विराम, इस प्रकार हमें इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। और जो इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, मानसून के संबंधित जो मानसून से जो भी रिलेटेड है उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है, इस प्रकार का प्रकरण क्या है, आर्द्र मतलब उसमें पानी की मात्रा है लेकिन बहुत कम है, एवं शुष्क दोनों तरह के क्षेत्र अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी उस समय में कुछ दिनों में तक होती है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। इसमें क्या होता है, वर्षा रहित अंतराल भी। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से अधिक होते हैं। और इसमें जो आने वाला जो इसमें विराम है, विराम मतलब रोकना, इसमें जो आने वाला जब समय में जब रुकता है ये, तो इसमें गति में संबंधित देखने को मिलता है। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर एवं दक्षिण की ओर सिसकता रहता है।
और इसका जो अक्ष है, पृथ्वी जो अक्ष है वो उत्तर दक्षिण की ओर सिसकता रहता है, थोड़ा सा नपता रहता है। इस कारण यह वर्षा का स्थायी वितरण सुनिश्चित होता है और यही कारण है कि स्थान का जो है सो वितरण का सुनिश्चित रूप देखने को मिलता है। जब मानसून एवं गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, जब इसका मानसून जब हवा जो है मौसम जो है गर्त के जब ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा होती है, तब जाके वहाँ पे वर्षा होता है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों के लंबे समय तक शुष्क अवस्थाएं रहती है। जब हिमालय के पास चला जाता है तो हिमालय क्या होता है, हिमालय ऊपर है, बादलों से भी ऊपर है, तो वो क्या करता है, उसको रोक देता है। तो हिमालय की नदी के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र को स्थित वर्षा होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होता है, यही कारण है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है और यही कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने की वजह से वहाँ पे बाढ़ आने लगता है एवं जान माल की भारी क्षति होती है और वहाँ पे लोगों को रहना खाना पीना बहुत ही दिक्कत होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दाब तीव्र एवं आवर्ती की मानसूनी वर्षा की मात्रा समय को निर्धारित करती है और यही समय को निर्धारित करता है इसके उच्च दाब के कारण, इसके हवाओं के उच्च दाब के कारण, मानसून के परिवर्तन के कारण इसमें निर्धारित करता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और यह निम्न दर का जो क्षेत्र देखने को मिलता है बंगाल खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कहा जाता है और यहाँ का जो सबसे मेन स्थलीय भाग है उसे क्या कहते हैं, पार। यह गर्त निम्न दाब से मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है और यह गर्त क्या होता है, निम्न दाब मतलब कम दाब से लेकर मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चिति के लिए जाना जाता है। मानसून किसके लिए जाना जाता है, इसके अनिश्चिति के लिए। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है और शुष्क जो क्षेत्र है जहाँ पे बादल भी पाए जाते हैं, हवाएं में मात्रा में पानी पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें तीव्र एवं अत्यंत काल भी देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है, अलग डिफरेंस। इसके कारण अधिकल एक भाग में बढ़ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है और यही कारण है कि इसमें एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। यहाँ बाढ़ आ रहा है तो यहाँ सूखा पड़ रहा है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अवस्थित होता है और इसका आना जाना अवस्थित होता है कि इसी तरह आएगा। इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों की वर्षा कार्यों को अवस्थित कर देता है और यही कारण है कि देश के जो कृषि कार्य जो होता है उसमें रुकावट पैदा कर देता है कभी कभी ये। अब है मानसून की वापसी परिवर्तन मौसम। जब मानसून फिर वापस चला जाता तब अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त का निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब होता है कि रुक जाता है, ठीक, एक जगह। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान लेती है और धीरे धीरे क्या होता है, उच्च दाब जहाँ ज़्यादा दाब होता है उसका स्थान इस प्रणाली लेती है, ये कार्य लेता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून स्थिरता हो जाते हैं और दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो क्या होता है, रुक जाता है, तो धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है और वह धीरे धीरे वापस जाने को लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान में हट जाती है और अक्टूबर के समय में देखा जाए तो यहाँ पे झारखंड भी आता है उत्तरी मैदान के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पे मौसम धीरे धीरे क्या होता है, हटने लगता है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा से ऋतु वर्षा में परिवर्तन का काल होता है और अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है, जो बीच का मंथ है, इसमें गर्म वर्षा में शीत ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। मानसून की वापसी होने के आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसमें वापसी तब होता है जब देखने को मिलता है, जब बदलाव, इसमें क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, आसमान भी साफ हो जाता है। दिन का तापमान उच्च होता है, दिन का समय में ज़्यादा गर्मी पड़ता है, रातें ठंडी एवं सुहानी होती है और रात बहुत आरामदायक होता है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, स्थल क्या होता है, अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन की मौसम हाय हो जाता है और जब ज़्यादा उच्च तापमान होता है, आर्द्र वाली अवस्था हो जाता है तो उसके कारण मौसम हाय हो जाता है। इसमें सामान्य क्लावर की ऊष्म के नाम से जाना जाता है। ऐसे किससे जाना जाता है, क्लावर की ऊष्म के नाम से। अक्टूबर के उत्तर गोलार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है और अक्टूबर के उत्तर गोलार्ध में जो विशेषकर जो उत्तरी भाग भारत जो है तो तापमान तेजी से गिरने लगता है, ठीक है। फिर मासिनराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ स्टेलगामाइट एवं स्टेलक्लाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। 2 गुफाओं के लिए वो प्रसिद्ध है मानसीराम, ठीक है। अब आइए देखते हैं नवंबर के प्रारंभ में
उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। और नवंबर का जो समय जब स्टार्ट होता है, नवंबर का महीना जब स्टार्ट होता है तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी का स्थानांतरित हो जाता है, रुक जाता है। यह स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित होता है। और यह स्थानांतरण किससे संबंधित होता है? चक्रवर्ती निम्न दाब से, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। और कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ बनता है ये? अंडमान सागर के ऊपर। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। और ये किसको पार करते हैं? पूर्वी तट को, भारत के पूर्वी तट को। ठीक है, इसके कारण यह व्यापार एवं भारी वर्षा होती है। और यही कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापक में वर्षा होता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये बहुत ही विनाशकारी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने की वजह से लोगों का जान माल का क्षति होता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। और इन क्षेत्रों में क्या होता है? चक्रवात ज़्यादा मात्रा में आता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी देखने को मिलता है, जिसके कारण बाढ़ बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। और ये कारण से क्या होता है? बड़े पैमाने पर लोगों का जान माल क्षति होता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है? ये चक्रवात जो है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा उन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। और जो कोरोमंडल पर जो अधिक मात्रा में जो देखने को मिलता है चक्रवात, वो इसी कारण से होता है। अब है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण मतलब पानी का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भागों में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा देखने को मिलता है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में एवं समुद्र के पूर्वी में भी वर्षा की मात्रा समानांतर रूप से कम होती है। और इन क्षेत्रों में भी क्या होता है? सामान्य रूप से वर्षा जितना होना चाहिए उससे भी कम होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है ये पता करना है। जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्य रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित है। ठीक है, आगे देखिए, मानसून की प्रवृत्ति में परिवर्तन परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्ष की मात्रा को भिन्नता होती है। और जब मानसून देखने को मिलता है प्रकृति में तो उसमें भी भिन्नता देखने को मिलता है एक वर्ष से दूसरे वर्ष के दौरान। ठीक है, वर्ष की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिम घाटों के कुछ विशिष्ट छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। और उसमें अगर देखते हैं तो उसमें भी अनेक प्रकार की जो परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा की आशंका होती है। तो आपका भी दिया हुआ है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है मानसून एकता का परिचायक। मानसून एकता का परिचायक आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हिमालय अत्यंत ठंडी पड़ने वाली भारतीय महाद्वीपों की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च आच्छादनों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर तापमान बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों की ओर समुद्र प्रवाहों में कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। ठीक है, यही कारण से कम रहता है वायु तापमान या फिर मौसम में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और ज़्यादा मात्रा में नहीं मौसम आता है। तो इस वजह से ये सब कुछ तरह का दिक्कतें नहीं होती। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान में दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। और यही कारण है कि तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपियों का मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। और फिर भी एक जो है सो भारतीय प्रायद्वीप का जो मानसून है उसमें एकता बहुत प्रभाव स्पष्ट करता है। पवन की दिशाओं और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उसमें संबंधित ऋतुएं दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। और क्या करता है? लय मतलब एक तरह का प्रक्रिया प्रदान करता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उनका आसमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। और जो वर्षा कब आता है कब नहीं आता है इसका जो है सो एक विशिष्ट लक्षण है कि इसी समय आएगा नहीं आएगा। इसका एक बनाया गया है। जब मौसम आती हैं तो उसे मौसम मीटर से उसे मापा जाता है कि कितना मात्रा में आता है, तब जाके हमें खबर मिलती है कि आज पानी गिरने वाली है या फिर नेट में दिया रहता है। तो इसी कारण से हमें पता चलता है। ठीक है,
संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र एवं मानव जीवन, इसके त्योहार, उत्सव आदि ये मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। और यही कारण से क्या हो रहा है, इन मानसून के चारों ओर समस्त जीव जंतु, जितने प्रकार जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, मनुष्य, जितने कुछ हैं, सब यही मौसम के द्वारा ही अपना भरण पालन पोषण कर रहे हैं और जीवित हैं। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर, प्राय पूर्व से पश्चिम की ओर संपूर्ण साम्राज्यवादी प्रति वर्षा मानसून एवं प्रतीक्षा करते हैं। और यही कारण से क्या होता है, संपूर्ण जो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है, उन लोग मानसून का प्रतीक्षा करते हैं, तब जाके अपना जो चावल वाल जो भी कुछ लगाते हैं, फसल लगाते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती, कृषि पर तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश में एक सूत्र बांधती है। नदियाँ घाटी जो इन जलों का श्रवण करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। और इसे वर्षा होने से क्या होता है, मानसून परिवर्तन होने से क्या होता है, समस्त लोग एकजुट होकर खेती कृषि कार्यों में बहुत तेजी वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है। और सावन के दिनों में आप लोग को पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में धान में खेती लगाया जाता है, खेती में धान लगाया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसका जो प्रश्न उत्तर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन वीडियो मिल सके।